हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कोलकाता पोर्ट दैट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. So without any further delay, let's get started. On June 3rd, 2020, the Union Cabinet chaired by PM Modi approved renaming of Kolkata Port Trust to श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. 3 जून 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो कि पीएम मोदी के द्वारा चेयर की गई थी, जहां पर यह अप्रूव किया गया कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया जाएगा. द अनाउंसमेंट ऑफ रीनेमिंग ऑफ द पोर्ट वाज गिवन बाय पीएम मोदी ऑन जनवरी 11, 2020. और इसकी घोषणा ऑलरेडी पीएम मोदी ने जनवरी 11, 2020 में कर दी थी, जिसके कारण इस स्टेप को लिया गया है. इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं. द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय पीएम मोदी व्हाइल ही अटेंडेड द 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट. 150वीं जो सालगिरह थी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की, वहाँ पर पीएम मोदी ने ये घोषणा करी थी कि वो इस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has lately introduced several measures in the name of the legend. और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम लिए हैं जो इस नाम के साथ चेंज हुए हैं. इन अक्टूबर 2019, द चेनानी नशरी टनल वॉज रीनेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. अक्टूबर 2019 में चेनानी नशरी टनल को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बदला गया था. द टनल इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ लोकेटेड ऑन NH44. ये टनल जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी टनल है और ये NH44 में लोकेटेड है, जिसे बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया गया था. इट इज़ बाई डायरेक्शनल एंड रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू बाई 30 किलोमीटर. ये एक बाई डायरेक्शनल 4-वे है जो श्रीनगर और जम्मू को डिस्टेंस को 30 किलोमीटर तक कम करता है और ट्रैवल टाइम को 2 घंटे घटाता है. ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. अब इस नाम से जुड़ी मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे. भारतीय जनसंघ बीजेपी की पुरानी पार्टी भी मानी जाती है, जिसकी स्थापना करी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1991 में. ही डाइड इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कस्टडी फॉर एंटरिंग द स्टेट विदाउट परमिट. जम्मू कश्मीर में उनकी मृत्यु हुई थी पुलिस कस्टडी के अंदर, जहां पर उन्होंने स्टेट के बिना परमिशन के एंट्री ली थी. और उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इसी बात से पता लगता है कि ही बैटल्ड फॉर कश्मीर इमेंसली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन. उनका मेन उद्देश्य था कश्मीर को भारत से मिलाने का, और इसी प्रयास के चलते वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं इन नेशनल इंटीग्रेशन. अब मैं आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की रर्बन मिशन के बारे में बता देता हूँ. मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन February 21, 2016 टू कॉमोरेट 4th एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंड. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को 21 फरवरी 2016 को चलाया गया उनकी 4th एनिवर्सरी लेजेंड के तौर पर, जहां पर इस मिशन के तहत ये एम किया जा रहा है कि ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी. लोकल जो समस्याएं हैं उनको निजात करने में, और साथ में 30 रर्बन क्लस्टर्स बनाने की इसमें बात की गई है, जिसके तहत इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी की बात होगी. साथ ही लोकल जो समस्याएं होती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, टैप वाटर कनेक्शन, इन सारी चीज़ों को इनके तहत फोकस किया गया है, और इनको चिन्हित करने से ऑब्वियसली ये एक डेटा प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स फार्मर्स फ्रेंडली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. ऑन June 3rd, 2020, the Union Cabinet chaired by PM Modi has made historic amendments to Essential Commodities Act. 3 जून 2020 को यूनियन कैबिनेट जो पीएम मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी, उसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर. अंडर द अमेंडमेंट द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हैज़ बीन लिबरलाइज्ड फॉर फार्मर्स. और इसके तहत ऐसे मेजर्स लिए गए जो फार्मर्स के लिए काफ़ी लिबरलाइज होने का काम करेंगे. इसका मतलब ये होता है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो लीगल लेस पेपर वर्क और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी. अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं. अंडर द अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ सच एज पल्सेस, सीरियल्स, ऑनियंस, ऑयल सीड्स एंड पोटैटोज हैव बीन डीरेगुलेटेड. एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो कमोडिटीज़ आती हैं, उनके नाम है पल्सेस, सीरियल्स, ऑनियंस, ऑयल सीड्स,
पोटैटोज़ उनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। और डीरेगुलेट करने के साथ द अमेंडमेंट हैज़ मेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और इसके तहत ये क्या करेगा ऑर्डिनेंस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस अलाउ करेगा फार्मर्स को एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स के साथ अच्छा डील करने में, जिससे मिडिल मैन का जो प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस करना पड़ता है उनके फसलों को बेचने के लिए, वो ख़त्म होगी और इससे उन्हें अपने फसलों के सही दाम मिल सकेंगे। ऑल्सो द अमेंडमेंट विल अलाउ क्लैंपिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स ओनली अंडर वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। अगर फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके की उपजाऊ, बहुत ही अच्छी बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा उपज होती है फसलों की, तो स्टॉक लिमिट को एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंडर ही रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा, ताकि इन ओवर स्टॉकजेशन अगर हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फार्मर 100 क्विंटल गेहूं बनाता है और उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई और उसने काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, तो उसकी डबल प्रोडक्शन हो गई। तो पहले स्टॉक लिमिट के कारण क्या होता था कि उसको माल को लिया नहीं जाता था, बेचा नहीं जाता था मार्केट के अंदर, और वो जो 100 क्विंटल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था वो सड़ जाता था। तो यहाँ पर ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसे कहा है कि हम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर ही स्टॉक लिमिट रखेंगे, कि जब स्टोरेज करने का नहीं होगा, अगर स्टोरेज की फैसिलिटी होती है तो हम पक्का उनके मालों को स्टोर करेंगे, क्योंकि ये फैमाइंस और नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे कि आज कोविड-19 को लेके बहुत ही बड़ी एक समस्या हो गई है इंडिया के अंदर, तो इस तरीके के इमरजेंसी वक्त में इन स्टॉक लिमिट को हटाकर ये हमारे सप्लाई चेन को बनाने में काम करेगी, और ऑब्वियसली ये फार्मर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा है। द स्टॉक लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसेसर्स एंड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स। और वैल्यू चेन के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, खासकर एग्रीकल्चर से लेके एग्रीगेटर्स से लेके जो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स को, उनको इससे दूर रखा गया है। और दे शेल स्टॉक ओनली टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दिस विल हेल्प इन बेटर प्राइस रियलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यह है कि किसानों को उनके फसलों की सही दाम और सही उपज मिल पाए। इसकी थोड़ी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। The Finance Minister Nirmala Sitharaman had earlier announced under Atmanirbhar Bharat Abhiyan that a central law would be formulated that will not bind farmers to sell their crops. सेंट्रल लॉ एक लाया जाएगा, जो कि हमने आपको आत्मनिर्भर के वीडियो में भी बताया था, जहां पर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि वो फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के सही दाम दिलवाएंगी और वहां पर उनके दामों के साथ कोई छिड़खानी ज़्यादा नहीं होगी। साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया था, द मिनिस्टर विल ऑल्सो अनाउंस दैट द लॉ विल नॉट बाइंड द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस ट्रेडर्स। यानी अगर लॉ के तहत बाइंड कर देती है गवर्नमेंट, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट पूरा माल किसानों का ले नहीं पाती है, जिसके कारण वो उसके बाद फिर उस रेगुलेटरी मेज़र के कारण वो कहीं और भी अपना माल नहीं बेच पाते हैं, तो जिससे अल्टीमेटली किसान को घाटा होता है कि गवर्नमेंट अगर पूरा माल नहीं ले पाए और उनका माल बच जाए तो ऑब्वियसली वो माल सड़ेगा। तो इस लिहाज से एक नया लॉ, सेंट्रल लॉ लाने की बात की गई है, जहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी फार्मर्स की कि उनको गवर्नमेंट को ही बेचना है। अगर उनकी फसलें गवर्नमेंट को नहीं बिक पाती हैं तो वो दूसरी जगह भी अपनी फसलें बेच सकते हैं। और इसके तहत क्या है, एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि इस लिमिट को भी हटा दिया गया है कि वो सिर्फ लाइसेंस ट्रेडर्स को अपना माल बेच सकते हैं। वो किसी भी ट्रेडर्स को अपना माल बेच सकते हैं अगर वो लीगली ऑथराइज्ड हो तो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज़ के अंदर। फ्रेंड्स, आज के हमारे MCQs हैं। National Geographic Channel in collaboration with Drinking Water Ministry has released a film about which government scheme? Swachh Bharat Mission, Secure Himalaya Project, Green Skill Development Program और National Clean Air Program। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक फिल्म रिलीज़ की है जो गवर्नमेंट के कौन से स्कीम को दर्शाता है, ये आप अच्छे से समझिए। और इसका सही आंसर है स्वच्छ भारत मिशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे? अगर आप लोग रेगुलरली हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करते हैं @leocarrier.currentaffairs पे, तो आपको ये आंसर पता होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका आंसर है May 31। थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।